हेलो एवरीवन। तो पिछले कई वीडियो में बहुत सारे बच्चे ये कमेंट करे थे कि सर आप प्लीज़ इंग्लिश के जो टेक्स्ट बुक के जितने चैप्टर्स हैं उनसे जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करो। मतलब एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चंस ना हो जो हम सॉल्व ना कर सके। तो देखो मैं अभी वही कोशिश कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश, प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन, इनके जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे जितने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी को पॉइंट्स में कवर कर सकूँ। ठीक है, तो अभी मैं इस वीडियो में इंग्लिश के लगभग 50 से 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश दैन संस्कृत एंड पर्शियन। तो संस्कृत, लेटिन, पर्शियन, इसके अलावा ग्रीक, ये सारी जो भाषाएं हैं ये इंग्लिश से बहुत ज़्यादा पुरानी भाषा है। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश लैंग्वेज इज यंगर दैन संस्कृत एंड पर्शियन, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा नई भाषा है। इनकी शुरुआत की गई थी 449 AD में। ठीक है, आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं आपको बता दूंगा। स्टोरी ऑफ इंग्लिश के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा शुरुआत कहाँ से हुई थी, मतलब बेसिक से चलते हुए मैं सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत हुई थी 449 AD में, और ये संस्कृत और पर्शियन इन दोनों से बहुत ही ज़्यादा यंगर लैंग्वेज है। ठीक है, फिर देखो सेकंड क्वेश्चन है, द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम इज टेकन फ्रॉम। तो ये जो लाइन है ये लिया गया था चैप्टर नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इंग्लिश यूज्ड सिंस AD 1500 इज कॉल्ड। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप अगर उस वीडियो को देख लोगे तो आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैंने उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रखा है, मैं कुछ ही देर में उस वीडियो को भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मैंने वहाँ पे आपको ये भी क्लियर कर रखा है कि ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक था, मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक था, इसके अलावा मिडिल इंग्लिश का पीरियड कब से कब तक था। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज जो 1500 से बाद यूज की गई उसे कहा जाता है मॉडर्न इंग्लिश। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर फोर है, जॉन डॉन इज अ डैश पोइट। तो जॉन डॉन इज अ मेटाफिजिकल पोइट। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इन क्वेश्चंस को भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, जब मैं प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन के हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको कवर करवाऊंगा तो वहाँ मैं इन सारे पॉइंट्स को कवर कर लूँगा। तो जॉन डॉन इज अ मेटाफिजिकल पोइट, आपको पता होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के जो राइटर थे, इनके जो पोइट थे उनका नाम था जॉन डॉन, और जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोइट थे। तो क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 5 नंबर क्वेश्चन है, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलिव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। तो देखो जिस चैप्टर में, मतलब जिस लाइन में आप देखो कि सिविलाइजेशन की बात की जा रही है, हमारे एंसेस्टर्स की बात की जा रही है, इसके अलावा हिंदू धर्म की बात की जा रही है, तो वहाँ भी आप ये देखना कि वो जो लाइन है वो फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था से लिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा कि ये जो लाइन है ये लिया गया है चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 है, न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड। तो नई वैरायटी की जो इंग्लिश इमर्ज की गई है बहुत सारे वर्ड में, मतलब ये जो ज़्यादा प्रचलित हो चुकी है उसे हम कहते हैं अमेरिकन इंग्लिश। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यू वैरायटी ऑफ इंग्लिश दैट हैव इमर्ज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इज नॉन एज अमेरिकन इंग्लिश। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज रिटन बाय। तो मैंने आपको ट्रिक से सारी चीज़ें ऑलरेडी बता रखी है कि आपके प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन इनके जितने भी चैप्टर्स हैं, और इसके अलावा आपके स्टोरी ऑफ इंग्लिश के जितने भी बुक्स हैं उनके राइटर का नाम क्या है, पोइट का नाम क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ट्रिक के साथ बता रखी है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हो और यहाँ पर आप कंप्लीट चैप्टर की आप देख सकते हो कि किस चैप्टर को किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है ये लिखा गया था बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इन सारी चीज़ों को मैंने ट्रिक के साथ ऑलरेडी कवर कर रखा है, तो आप कमेंट सेक्शन भी चेक कर सकते हो। इसके अलावा आप देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, वॉल्टर डेलामेयर वाज बॉर्न इन द ईयर। तो वॉल्टर डेलामेयर का जन्म हुआ था 1873 में, यानी कि 1873 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर अब 9 नंबर क्वेश्चन है, आवर फो फादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज। तो देखो ये भी फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, और यहाँ पे गांधी जी ने ये बताया था कि हमारे जो फोर फादर्स थे, यानी कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने जानबूझकर मशीनरी को इसलिए नहीं इन्वेंट किया क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर उन्होंने मशीनरी को इन्वेंट किया तो आने वाले जो प्राणी हैं, आने वाले जो मानव है, वो उसके गुलाम बन जाएंगे, जो कि हो चुका है आजकल में। तो ये बातें कही थी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर में महात्मा गांधी ने। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिकॉज दे नो वी वुड बिकम स्लेव्स, यानी कि हम उनके नौकर बन जाएंगे, हम उनके गुलाम बन जाएंगे मशीन्स के। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, सावित्री इज रिटन बाई। तो देखो मैंने आपको ऑलरेडी ये सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको बोल रहा हूँ कि ट्रिक के साथ मैंने प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन इनकी कंप्लीट चैप्टर को कवर करवाया था। वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि जो सावित्री चैप्टर है, सॉरी चैप्टर नहीं बल्कि बुक है, इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया था। तो ये लिखा गया था अरबिंदो घोष के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 है, एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी सेल। तो हम एक प्लेज लेते हैं कि हम आगे बढ़ेंगे, हम प्रगति की राह पर आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑलवेज मार्च अहेड। तो देखो ये जो लाइन है, ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया था, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टर राधाकृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। और ये जो चैप्टर है, सॉरी ये जो लाइन है, ये किस चैप्टर से लिया गया था, तो ये भी भारत इज माई होम के चैप्टर से ही लिया गया था, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 है, वॉल्टर डेलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश। तो वॉल्टर डेलामेयर जिन्होंने एन एपिटफ को लिखा था, उन्होंने हमें इनह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि आज की आधुनिक जीवन के जो इनह्यूमन कंडीशंस है, जो मतलब बुरी दशा है, उसको वर्णित करने का कोशिश करा था एन एबिटफ के चैप्टर में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर। तो बर्ट्रैंड रसल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा, आइडियाज दैट हैव हेल्ड मैनकाइंड, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। तो इन्हें नोबेल प्राइज लिटरेचर से 1950 में सम्मानित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, द लाइन इन हर्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। तो देखो ये जो लाइन है, आप जहाँ भी देखो इंग्लिश या इंग्लैंड वर्ड का यूज किया गया है, तो आप लोग आंख मूंद कर आंसर कर दो कि ये जो लाइन है, ये चैप्टर द सोल्जर से लिया गया, जो कि रॉबर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो सोल्जर है वो इंग्लैंड की तरफ से युद्ध लड़ रहा होता है, और इसलिए यहाँ पे जो रॉबर्ट ब्रूक हैं, जो इस चैप्टर के पोइट हैं, उन्होंने बहुत मरतबा इंग्लैंड वर्ड का यूज किया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 है, मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाई। तो ये दोनों जो बुक है, ये दोनों बुक लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा, और इन दोनों बुक्स को भी मैंने कवर किया था उस ट्रिक वाली वीडियो में। बहुत इंपॉर्टेंट है वो वीडियो, आप लोग देख लेना, क्योंकि उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके 10 से 15 मार्क्स, तो उस एक वीडियो को देखकर ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को आप लोग मिस मत करना, बिल्कुल याद करके देख लेना, हालांकि पहले इस वीडियो को कंप्लीट कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 है, द लाइन होपिंग टू सीच नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये लाइन मुझे अब तक बहुत अच्छे तरीके से याद है। ये जो लाइन है, ये लिया गया था चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। अब आप ये बताओ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किस राइटर के द्वारा लिखा गया, यानी कि इसके पोइट कौन है, ठीक है। इसके पोइट हैं वॉल्ट विटमैन, ठीक है। इसके अलावा देखो क्वेश्चन नंबर 18 है, सेवेई हॉबी वाज कलेक्टिंग। तो अब बताओ सेवेई जो है वो किस चैप्टर का कैरेक्टर था। तो सेवेई जो है वो द आर्टिस्ट चैप्टर का कैरेक्टर था, और द आर्टिस्ट को किसके द्वारा लिखा गया था, वो लिखा गया था शिगा नोया के द्वारा। इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा था जो सेवेई था, उसका जो आप कह सकते हो इसका जो हॉबी था वो था गॉड को कलेक्ट करना, यानी कि गॉड एक तरह का कद्दू होता है, उसे कलेक्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग। तो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट मिडिल इंग्लिश में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिडिल इंग्लिश। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, द वेस्टलैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाई। तो द वेस्टलैंड को टी.एस. इलियट के द्वारा ही कंपोज किया गया था, और आपको पता है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट को भी टी.एस. इलियट के द्वारा ही लिखा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द वेस्टलैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाई टी.एस. इलियट, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 है, स्नैक्स वेयर सीन एमंग डैश इन माई ग्रैंड मदर हाउस। तो स्नैक्स जो थे वो ग्रैंड मदर हाउस के बुक्स वगैरह में भी मतलब देखने को मिल जाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुक्स। अब 22 नंबर क्वेश्चन है, शिगा नोया इज ए डैश शॉर्ट स्टोरी राइटर। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, शिगा नोया ने लिखा था चैप्टर द आर्टिस्ट को, और शिगा नोया एक जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 23 है, द लाइन आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज फ्रॉम। तो ये जो लाइन है, ये लाइन किस चैप्टर से लिया गया था, मैंने आपको बताया था इन एपिटफ के चैप्टर को, जो कि लिखा गया था वॉल्टर डेला मेयर के द्वारा। में उन्होंने मॉडर्न लाइफ की इनह्यूमन कंडीशंस का वर्णन किया था, और इन्होंने बताया था कि यहाँ पे एक ब्यूटीफुल लेडी रहा करती थी, जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है और अब इसे कोई नहीं जानता, ठीक है। तो इसलिए ये जो लाइन है, ये लिया गया था चैप्टर नंबर एन एपिटफ से। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 24 नंबर क्वेश्चन है, द सेंटेंस द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज आवर इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ वांट्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वर्ड सिविलाइजेशन का यूज हुआ, मॉडर्न सिविलाइजेशन का यूज हुआ है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जिस लाइन में आपको सिविलाइजेशन वर्ड दिखे तो आप सिंपली जान लो कि ये जो लाइन है, ये चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 25 है, द रोमांटिक रिवाइवल इज ऑफन एसोसिएटेड विद। तो इट इज एसोसिएटेड विद विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
अब क्वेश्चन नंबर 26 है द लाइन नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ऑफ फिटर लव फॉर मी इज़ फ्रॉम। तो ये जो आप लाइन देख सकते हो, ये लाइन किस चैप्टर से लिया जा सकता है? तो पोइट्री सेक्शन के फर्स्ट चैप्टर जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया था, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के चैप्टर से ये लाइन लिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 27 नंबर क्वेश्चन है लामिया एंड हाइपेरियन आर रिटन बाई। तो लामिया एंड हाइपेरियन ये लिखा गया था जॉन कीट्स के द्वारा। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और देखो, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ तो आप साथ ही साथ ये भी देखते जाओ कि इससे और कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे जॉन कीट्स ने किस चैप्टर को लिखा था? पोइट्री सेक्शन में एक चैप्टर है जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया था, तो आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर करना है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 28 है द डेवलपमेंट ऑफ डैश वाज हेल्प्ड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के इंट्रोडक्शन से, मतलब जब उसकी शुरुआत हुई तो मिडिल इंग्लिश की डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सकी थी, इसमें हेल्प हुआ था। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिडिल इंग्लिश। और देखो, अगर जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तो मैंने प्लान तो कर रखा है, लेकिन अब इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लगने वाला है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना कम लेंथ कर सकूँ उस वीडियो का मैं कर सकूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि प्रोज सेक्शन के जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे जो ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं तो मैं फाइंड में कवर करवाऊंगा। मतलब एक चैप्टर के 10 से 12 पॉइंट्स मैं आपको कवर करवा दूंगा और वहाँ पे जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो उस चैप्टर से। इसी तरीके से सेकंड चैप्टर के जितने ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हो। मतलब टाइम जितना है अभी आपके पास, उस टाइम के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती है मैं आपको वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपको लगे कि मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता है। क्योंकि ये सारे ऑब्जेक्टिव जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इनसे बाहर क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते, बिकॉज क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको चैप्टर वाइज बता दूंगा कि ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है तो आप उन्हें पढ़ लोगे, फिर एग्जाम में चाहे कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए आप उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप मेरी इस आइडिया से सहमत हो तो आप चाहते हो वीडियो को, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वीडियो को अपलोड करने का। कल मॉर्निंग तक मैं वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा देखो, क्वेश्चन नंबर 29 है लोमो वांट्स टू मैरी। तो ये हमने मैरिज प्रपोजल में पढ़ा था जो कि एंटन चीको के द्वारा लिखा गया था। तो लोमो जो था वो नटालिया से शादी करना चाहता था। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 30 नंबर क्वेश्चन है भारत इज माई होम। तो देखो भाई, कितना ईजी चैप्टर है ये, कितना ईजी क्वेश्चन है ये। भारत इज माई होम ये लिखा गया था जाकिर हुसैन के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये एक स्पीच था जो कि दिया गया था जाकिर हुसैन के द्वारा जब वो प्रेसिडेंट की पद की ओथ ले रहे थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब 31 नंबर क्वेश्चन है डोरोथी एल सेयर्स सेज दैट प्रेस इज फ्री। तो इन्होंने कहा था कि कुछ हद तक जो प्रेस है वो फ्री है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 32 है द मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इज नॉन एज। तो ये जाना जाता है द ग्रेट वॉवल शिफ्ट के नाम से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द ग्रेट वॉवल शिफ्ट किस टाइम हुआ था? मतलब जब ग्रेट वॉवल शिफ्ट हुआ था तो बहुत ज़्यादा लिंग्विस्टिक चेंज किया गया था। इसके अलावा 33 नंबर क्वेश्चन है अनटचेबल एंड कूली आर रिटन बाई। तो अनटचेबल एंड कूली को लिखा गया था मिस्टर आनंद के द्वारा। अब 34 नंबर क्वेश्चन है द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम। तो देखो, जो ड्रामा वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है, जैसे आपको पता होगा माइक्रो, मैक्रस ये सारे लेटिन वर्ड होते हैं, उसी तरीके से जो ड्रामा वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब 35 नंबर क्वेश्चन है तुगलक इज रिटन बाई। तो देखो, इसे याद कर सकते हो आप, तुगलक को गिरीश कर्नड ने लिखा था। ठीक है, तुगलक को गिरीश कर्नड ने लिखा था। तो क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 36 नंबर क्वेश्चन है लिव्स ऑफ ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम बाई। तो W.H. ऑर्डन ने बहुत सारे पोएम्स को जो लिखा था उसकी एक कलेक्शन है जिसका नाम है लिव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, तो ये कलेक्शन ऑफ पोएम किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था W.H. ऑर्डन के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके से 37 नंबर क्वेश्चन है T.S. एलियट इज। तो T.S. एलियट जो है आपको पता होगा मैकियावेली द मिस्टिक कैट को T.S. एलियट के द्वारा लिखा गया था। तो ये 20वीं शताब्दी के पोएट थे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 38 नंबर क्वेश्चन है H.E. बेट्स ऑल्सो वर्कड फॉर सम टाइम एज एन। तो आपको पता होगा H.E. बेट्स जो है उन्होंने द अर्थ के चैप्टर को लिखा था। तो इसका क्या आंसर होगा? जो H.E. बेट्स थे वो कुछ समय के लिए एक जर्नलिस्ट के तौर पर भी काम किए थे। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 39 नंबर क्वेश्चन है पर्ल एस बक हैजन डैश फैमिली डॉक्टर। तो पर्ल एस बक एक इंडियन फैमिली डॉक्टर थे। तो इसलिए 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब मैंने आपको बताया था ट्रिक में, मैंने आपको बोला था कि एक ट्रैवलर इंडिया आया था और पता नहीं क्या कुछ बकबक किया जा रहा था, तो पर्ल एस बक के द्वारा लिखा गया था इंडिया थ्रू अ ट्रैवलर्स आई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद होगी, आपने ट्रिक की वीडियो देख लिया होगा, मैंने आज भी अपलोड कर रखा है, आप देख सकते हो उस वीडियो को। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 40 है द लाइन एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन इज फ्रॉम। तो एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन ये किस चैप्टर से लिया गया था? ये लिया गया था नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 41 है सिविलाइजेशन। देखो, सिविलाइजेशन वर्ड का यूज हो गया, बस आप जान लो ये इंडिया थ्रू
इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 42 है, डोरोथी एल सायर्स इज द ऑथर ऑफ। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, डोरोथी एल सायर इज द ऑथर ऑफ हाउ इज द प्रेस। तो मैंने आपको एक ट्रिक में बताया था कि प्रेस में है बहुत ज़्यादा शायरी दी रहती है, मतलब प्रेस में अब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया रहता बल्कि शायरी ही दी रहती है, इसलिए डोरोथी एल सायर्स के द्वारा ही लिखा गया था हाउ फ्री इज द प्रेस को। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 43 है, पर्ल एस बक इज नॉन फॉर हर। तो पर्ल एस बक आपके नॉवेल के लिए ये जाने जाते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे कि पर्ल एस बक को किसके लिए जाना जाता है, तो वो जाने जाते हैं नॉवेल के लिए। और इसके अलावा नॉवेल कब दिया गया था, तो नॉवेल दिया गया था 1950 में बर्ट्रैंड रसेल को। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 44 है, द नेम ऑफ बेंजीज वाइफ वाच। तो बेंजी की वाइफ का नाम था फ्लोरेंस। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 45 है, ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर इज फ्रॉम। तो ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, ये जो लाइन है ये किस चैप्टर से लिया गया था, ये लिया गया था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से, जो कि लिखा गया था जॉन डॉन के द्वारा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 46 है, लोमोव एंड नटालिया आर द कैरेक्टर इन। तो लोमोव और नटालिया ये दोनों किस चैप्टर के कैरेक्टर थे, तो ये थे अ मैरिज प्रपोजल के कैरेक्टर। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि लोमोव जो था वो नटालिया से शादी करना चाहता था, और अ मैरिज प्रपोजल को लिखा गया था एंटन चेखव के द्वारा। इसके अलावा 47 नंबर क्वेश्चन है, हु इज आई इन द पोएम माई ग्रैंड मदर हाउस। तो यहाँ पे जो कमला दास थी उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर हाउस का वर्णन किया था, तो यहाँ पे आई कौन है, ये पोइटेस है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 48 है, टी.एस. एलियट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो टी.एस. एलियट को नोबेल प्राइज लिटरेचर कब सम्मानित किया गया था, तो इन्हें सम्मानित किया गया था 1948 से। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 49 है, ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस इज फ्रॉम। तो ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, ये जो लाइन है ये लिया गया था नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 50 है, बट ब्यूटी वैनिस ब्यूटी पासेज इज फ्रॉम। तो ये एन एपिटफ के चैप्टर से लिया गया था, मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया, मैंने आपको सारांश की वीडियो ऑलरेडी अपलोड भी कर रखी है, तो आप एक बार पढ़ोगे एन एपिटफ के चैप्टर को तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो लाइन है उसी चैप्टर से लिया जा ही सकता है, जहाँ पे वॉल्टर डेला मेयर ने अपनी बातें बताई कि एक ब्यूटीफुल लेडी थी जिसकी अब मृत्यु हो चुकी है, मतलब उसकी जो ब्यूटी थी वो पूरी तरीके से वैनिश हो चुकी है और अब उसे कोई नहीं जानता। तो ये सारी चीज़ें थी, आप उस समरी में पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 51 है, द रैप ऑफ लॉक इज रिटन बाई। तो ये लिखा गया था अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 52 है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ रोमांटिक पोइट। तो जॉन किट्स एक रोमांटिक पोइट थे। ठीक है, तो इनके लिए जाने जाते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा 53 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लिश इज स्टडीड एज ए डैश लैंग्वेज इन सऊदी अरबिया। तो सऊदी अरबिया में इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज की मान्यता दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 54 है, द कैंटरबरी टेल्स इज कैंटरबरी टेल्स को चौसर के द्वारा लिखा गया था, और ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखी है, जहाँ पे मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश के कंप्लीट बुक्स के राइटर के नाम को आपको बताया था, और उसी वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि प्रोज सेक्शन पोएट्री सेक्शन के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके ऑथर का क्या नाम है ट्रिक के साथ। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 55 है, द पोइट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ। तो वो खुद के लिए गाती है सिंग फॉर हिमसेल्फ। अब 56 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज अ मेटाफिजिकल पोइट। तो देखो ये सारे बच्चे जिन्होंने कुछ भी पढ़ा होगा उन्हें अच्छे से पता होगा कि जॉन डॉन इज अ मेटाफिजिकल पोइट, मतलब ये सारे क्वेश्चन हमें अच्छे से याद हो जाते हैं। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 57 है, बेंजी फादर वाज अ लोकल डैश। तो अगर आपने द अर्थ के चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको सिंपली पता होगा बेंजी के जो पिताजी थे वो प्रीचर थे, यानी कि वो धर्म के उपदेशक थे। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रीचर। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट 10 से 12 पॉइंट्स हैं वो बता दूंगा, ताकि आपको फिर क्वेश्चंस को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उस स्टोरी का कहानी पता होगा, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन देखें आप उन्हें अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, आपको किसी चीज़ को रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैं उस वीडियो को बहुत ही जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा 58 नंबर क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। तो ये हम सभी को पता है, सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम ग्रामर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उन सारे को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पेस आउट।